हमें हमारी सिलेसिया दिखाई जाती है जो कि वापस जा रही थी, लेकिन तभी उसकी मेड रोते हुए कहती है आखिर किस तरह का इंसान है जो जब आए उसी वक्त चला जाए घर वापस। तो तब हमारी कहती है ठीक है मैं दोबारा आ जाऊंगी। वो कहती है मैंने तो आपकी फेवरेट डिशेस का डिनर भी प्रिपेयर किया था। तो हमारी सिलेसिया कहती है सॉरी एलिस, मैं सच में यहाँ पर रहना चाहती थी। तो उसकी मेड कहती है इसके अलावा आपने तो अपना काम भी खत्म नहीं किया। तो सिलेसिया मुड़ते हुए कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे जाना होगा। और थोड़ी देर बाद वो बग्गी में बैठ गई थी, लेकिन तब वो और एम्पर उस बग्गी में बैठे हुए थे। तो सिलेसिया गहरी सांस लेती है। तो एम्पर कहता है फाइनली अब मुझे मेड नहीं बनना पड़ेगा, है ना। हमारी कहती है अच्छा तो हम फिर से न्यूलीवेड सेटिंग में आ गए हैं, है ना, क्योंकि कभी कभार हम दोनों वाइफ और हस्बैंड बन जाते हैं, कभी कभार एम्पर और एम्प्रेस, और कभी कभार मास्टर और मेड। तो वो कहता है कितने शर्म की बात है ना, अब तुम मुझे जीनी नहीं कह सकती। तो वो कहती है अच्छा लेकिन क्या ये आपके लिए इतना अनकंफर्टेबल था। तो एम्पर कहता है क्या। वो कहती है मैं इतने अरसे बाद घर आई थी, लेकिन कम से कम एक रात तो मुझे यहाँ पे रहने देते ना। लेकिन तब एम्प्रेस को देखता है और तब वो सोचता है मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो उससे कहता है सॉरी, और एक लफ्ज बोल के वो खामोश हो गया था। तो हमारी हीरोइन उसको देखती है, लेकिन तब वो भी कुछ नहीं बोलती। तो तब एम्प्रेस कहता है अभी के लिए तुम्हें नींद लेनी चाहिए, क्योंकि हम कल पूरा का पूरा दिन फिर से घूमने वाले हैं। तो हमारी सिलेसिया मुंह पीछे कर लेती है। वो सोचती है ओह नो, लगता है कि इसके पास कोई ना कोई रीजन होगी ना यहाँ से जाने की। तो तब वहाँ खिड़की पे हाथ बनाने लग गई थी, लेकिन वो सोचती है मुझे लगता है कि मुझे हिज मजेस्टी के शेड्यूल के बारे में कभी भी कोई कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। और तभी दूसरी तरफ हमें एम्पीरियल पैलेस का ग्रैंड बैंक्वेट हॉल दिखा जाता है, जहाँ पर एम्बर थी। वो कहती है देखो सही कितनी भीड़ है, आज तो नॉर्दर्न रिसर्च सोसाइटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि आज हमारा पहला इंटरनेशनल एकेडमिक एक्सचेंज हो रहा है। और ये रिस्पॉन्स तो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया है। लेकिन तभी वहां पर दूसरी लड़की भी थी। वो कहती है इतनी बड़ी सोसाइटी में ये एक्सचेंज प्रोग्राम करना कितना मजेदार लग रहा है ना। तो एम्बर कहती है बिल्कुल, नॉर्दर्न ड्यूक रिसर्च सोसाइटी वो तो अब इंटरनेशनली फैलेगी, लेकिन ये सब कुछ हो पाया है क्योंकि हमें एम्पीरियल बैंक्वेट हॉल यूज करने की परमिशन मिल गई है। ये सब कुछ सर रायन की वजह से हो पाया है। लेकिन रायन तो बड़ा उदास खड़ा हुआ था। वो कहती है ऐसा चेहरा क्यों बनाया हुआ है, क्या यहाँ पर इसको अटेंड करना आपके लिए ऑनर नहीं है। दूसरी भी कहती है बिल्कुल, रेगुलर मेंबर्स में से सिर्फ लॉर्ड रायन यहाँ पर आए हैं, क्वालिफाई हुए हैं। वो कहता है मैं ऑनर हूँ यहाँ आने से, बस मुझे ये बताओ ना आखिर हम सब ने ये क्यों पहना हुआ है। और वहाँ पे बैज बना हुआ था जिसपे रेड आइज और ब्लैक बाल थे, बिल्कुल हमारे यूजीन की तरह। वो कहता है आखिर हमें ये बैजेस पहनने की जरूरत ही क्या है। तो एम्बर कहती है क्योंकि ये हमारा निशान है ना हमारे क्लब का, और वैसे भी हमें ये पहनना ही होगा। तो दूसरी कहती है वो शौक तो मुझे अभी तक याद है, जब पहली बार मैंने इस निशान को देखा था मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि असल लाइफ में भी ऐसा कोई एग्जिस्ट करता होगा। और तब यूजीन तो बार बार कही जा था तुम लोग कौन हो, आखिर तुम लोग मुझे कैसे देखते हो, नॉर्दर्न ड्यूक रिसर्च सोसाइटी। लेकिन तब एम्बर भी कहती है बिल्कुल बिल्कुल, वो जेट ब्लैक बाल, वो ब्लड रेड आईज और वो अलूफ एक्सप्रेशन, वो तो बिल्कुल एक परफेक्ट नॉर्दर्न ड्यूक था। तो हमारा रायन कहता है ये फिल्थी वर्ड ये सिर्फ ब्लैक हेयर और रेड आइज को पहचानता है। लेकिन तभी कोई कहता है बिल्कुल कितना अनफॉर्चुनेट है ना, नॉर्दर्न ड्यूक रिसर्च सोसाइटी सिर्फ ब्लैक हेयर और रेड आइज टाइप को पहचानता है, लेकिन मुझे लगता है इसमें वेरिएशन भी होनी चाहिए। और तब वहां पर एक लड़की आई थी। वो कहती है आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं हूँ नदीन जो कि मैर और रून को फेयर में रिसर्च कर रही है। तो बाकी भी कहती है नदीन तुम आ गई। तो एम्बर उसको इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है नदीन हमारे नॉर्दर्न ड्यूक रिसर्च सोसाइटी की एक डेडिकेटेड मेंबर है। तो नदीन कहती है बिल्कुल, मुझे लगता है कि डिस्टेंस कभी भी मैटर नहीं करती, और ये सब कुछ मैंने फैजा एम्पायर से सीखा है। और मोर इम्पोर्टेंटली वो एम्बर से कहती है इस साल का इम्पोर्टेंट आइटम क्या वो आ चुका है। तो एम्बर कहती है जी ऑफ कोर्स, और वो वही डॉक्यूमेंट था जो कि हमारी सिलेसिया और रायन फैजा दोनों ने इकट्ठे मिलकर बनाया था। वो कहती है ये तो ग्रैंड प्राइज विनर है ना, जो कि नॉर्दर्न ड्यूक रिसर्च सोसाइटी का कॉन्टेस्ट में हुआ था, है ना, और ये रॉ मैन्यूस्क्रिप्ट है, ये तो मैं खुद देखूंगी। तो रायन वो कहता है क्या, लेकिन तभी वो कहती है इसका टाइटल ऑब्सेसिव ब्रदर इन लॉ टेम्पटेशन, ये तो कितना बोर्ड लग रहा है ना, मैं तो इसको पढ़ूंगी। तो रायन कहता है क्या ये वही कहानी है। तो एम्बर कहती है बिल्कुल। तो तभी वो जल्दी से भाग के नदीन के पास जाता है। वो सोचता है अब फिक्स करने में बहुत ज्यादा देर हो गई है, चलो इसके साथ ही चलते हैं। वो कहता है मैं इस कहानी का ऑथर हूँ। वो कहती है सच में तुम राइटर हो। वो कहती है अच्छा तो तुमने इसमें लिखा हुआ है नॉर्दर्न ड्यूक जिसके ब्लॉन्ड बाल है और ब्लू आईज है, अच्छी अटेम्प्ट है, मुझे लगता है कि और वेरिएशन होनी चाहिए नॉर्दर्न ड्यूक की। तो रायन कहता है ना, और वैसे भी ब्लॉन्ड हेयर और ब्लू आईज आजकल बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा रेयर है फैजा में भी। तो तब पीछे से एम्बर कहती है लेकिन हिज मैजेस्टी उनकी आंखों का कलर भी ऐसा नहीं है। वो कहता है नहीं नहीं थोड़ा डिफरेंट है, मेरे भाई की आंखों का कलर थोड़ा सिल्वर है और उसमें थोड़ा सा ब्लू है।
तो एम्बर कहती है अच्छा मैंने कभी उनको करीब से नहीं देखा ना इसीलिए। तो तब हमारा रायन कहता है लेकिन फिर भी कितना अजीब है ना, जब हम दोनों छोटे थे तो उनकी आंखों का कलर भी मेरी तरह था, ब्राइट ब्लू, लेकिन 10 साल पहले अचानक से उनकी आंखों का कलर एक ही रात में चेंज हो गया, सिल्वर हो गया। तो तब पीछे से नदीन कहती है क्या ये रून ऑक्सीडेशन की वजह से नहीं हुआ था? तो वो कहता है क्या रून ऑक्सीडेशन? तो नदीन कहती है नहीं नहीं, अगर तुमने कहा ये एम्पर के बारे में है तो फिर ऐसा नहीं हो सकता, मुझे माफ कर देना। तो तब हमारा रायन कहता है लेकिन ये रून ऑक्सीडेशन होती क्या है? तो एम्बर भी कहती है मैंने भी इसके बारे में कभी नहीं सुना। तो तब नदीन सोचती है क्या इन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन फ्याजा जैसे एम्पायर में जहां पर इतने सारे रून मैजिक यूजर हैं वहां पर किसी को रून ऑक्सीडेशन के बारे में नहीं पता। और तब दूसरी तरफ बग्गी में हमारी हीरोइन वो तो सो चुकी थी, लेकिन तभी बग्गी की वजह से वो थोड़ा हिलती है और तब उसकी नींद खुल गई थी। वो सोचती है अच्छा मैं अभी भी कैरेज के अंदर ही हूँ, लेकिन तभी वो बेचारी इधर उधर देखती है तो तभी उसके साथ कोई और बैठा हुआ था, वो था एम्प्रर जो कि खुद भी सो चुका था। तो तब उसको देखती है, वो सोचती है ये तो सो गया है, लेकिन तब वो सोचती है मैं पहली बार इसको सोते हुए देख रही हूँ क्योंकि हर बार ये पहले मुझे सोने को कह देता था, लेकिन फिर भी ये तो अंडरकवर इंस्पेक्शन के दरमियान भी आराम नहीं करता। आई गेस ये अभी के लिए थोड़ा रिलैक्स कर सकता है। लेकिन तभी एम्प्रर उसके बालों का कलर वापस से नॉर्मल हो रहा था, ब्लोंड हो रहा था, और तभी उसने जो पोशन यूज किया था ना उसका असर खत्म हो रहा था। तो हमारी उसको देखती है, वो सोचती है क्या क्या वो सारा पोशन खत्म हो गया, लेकिन तभी वो इधर उधर देखती है, वो सोचती है कोई और ना इसको देख ले, तो वो जल्दी से नीचे से कपड़ा उठाती है और उसके मुंह पे दे देती है। वो सोचती है ये तो क्लोज था, क्या इसने अपना डिस्गाइज पोशन यूज नहीं किया? लेकिन तब वो सोचती है यहाँ बग्गी में चढ़ने से पहले इसने वो पिया था, लेकिन फिर भी इसकी कंडीशन ये क्यों बदल गई है? या तो इसको बहुत ज्यादा टाइम लगा हो फिर बदलती है, या फिर इसको रून यूज करने की वजह से बदल सकती है। लेकिन तभी उसे कुछ एहसास होता है और वहां पे फायर रून था। वो सोचती है ये तो फायर रून है, लेकिन ये इतना डिम क्यों लग रहा है मुझे? लेकिन थोड़ी देर बाद ही हमारी हीरोइन वो कहती है चलो जो भी है मैं सो जाती हूँ। लेकिन तब हमें सुबह का सीन दिखा रहता है और तभी उसके मुंह से कोई कपड़ा हटाता है। वो कहता है साशा हम पहुंच गए हैं। वो था एम्पर। वो कहती है अच्छा हम पहुंच गए, लेकिन जैसे वो बाहर आती है ना वो कहती है या तो बहुत ज्यादा ठंड है। तो एम्पर उसके ऊपर एक कोट देता है। वो कहती है थैंक यू मजेस्टी। नहीं नहीं मेरा मतलब है हनी। तो एम्पर वो रून यूज करता है और तब उसके बालों का कलर चेंज हो गया था। वो कहता है इट्स ओके साशा, क्योंकि हमें यहाँ पे रोल प्ले करने की जरूरत नहीं है। और तब उसकी तरफ देखते हैं और हमारी हीरोइन वो कहती है हाँ ठीक है। वो सोचती है क्योंकि फाइनली हमारी डेस्टिनेशन वो आ चुकी है, ये है रेकिनियोस जो कि एम्पर का आबाई घर है। और तब हमें बताती है कि मैंने हिज मजेस्टी के साथ इनकॉग्निटो होकर पूरे मुल्क को ट्रेवल किया था, लेकिन हम लोग फाइनली रेकिनियोस पहुंच चुके हैं जो कि आखिर में एक बहुत बड़ी डची है जो कि हिज मजेस्टी के मैटरनल फैमिली की तरफ से है। और ये डची ये नॉर्दर्न एंड पर है और ये भी कितुसन माउंटेन की तरह रफ है, लेकिन ये सारी की सारी जगह मैसिव स्टोन वॉल से भरी हुई है। और यहाँ पर लेजेंड के हिसाब से बहुत बहुत लंबे अरसे पहले मॉन्स्टर आया करते थे, लेकिन ये फोर्ट्रेस इसको तो इंसानों से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ स्पिरिट्स भी हुआ करती थी। वो सोचती है ये तो वही जगह है ना जहाँ हिज मैजेस्टी पैदा हुए थे। और जब वो हिज मैजेस्टी को देखती है ना वो सोचती है इसी वजह से इतने एक्साइटेड लग रहे हैं, लेकिन शायद हम लोग कम ही वक्त में इकट्ठे रहे हैं, फिर भी मैं इनके चेहरे पे एक्सप्रेशन अब पढ़ पा रही हूँ। तो तब वो सोचती है लेकिन मुझे लगता है कि जब भी मैं जंग के बारे में सोचती हूँ तो हिज मैजेस्टी वो तो एम्पायर की देखभाल कर रहे थे, इसलिए उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा होगा और वो इतने लंबे अरसे बाद अपने घर वापस आए हैं। लेकिन वो सोचती है कल मैं तो शिकायत कर रही थी कि मुझे अपने घर एक रात के लिए भी रुकने नहीं दिया। चलो खैर है, अब मैं एक अच्छी इंसान हूँ ना तो मैं इसको माफ कर दूंगी, तो अब आराम से रेस्ट करना योर मैजेस्टी। तो तब एम्परर वो मेड को उसके बारे में बता रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उनके सामने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए थे। तो हमारे कहती है कि इतने डॉक्यूमेंट्स? तो एम्पर वहां बैठा था। तो बटलर कहता है मैं इस साल के सारे डॉक्यूमेंट्स ले आया हूँ माय लॉर्ड। हमारे सोचती है ये तो डेजा वू हो गया। तो तब वो कहता है क्या तुम सारे के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को इंपीरियल फैमिली भेज सकते या फिर उसको रिप्रेजेंटेटिव हैंडल कर लेगा? वो कहता है नहीं नहीं अब आप इतनी दूर आ ही गए हैं तो खुद ही इसको हैंडल कर लेना अच्छा होगा। और वैसे भी आपने 20 बिलियन रियल एक्सपेंडिचर को यूज किया था तो फाइनेंसेस रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं, और वैसे भी रेकिनोइस स्टेट की वेल्थ वो तो एम्पीरियल फैमिली के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अगर आपको फंड्स चाहिए थे तो हमारी सोचती है ये सब कुछ तो मैंने यूज किया था ना उसके ब्लैक कार्ड से। तो तब वो कहती है योर मैजेस्टी क्या मैं किसी चीज में आपकी हेल्प कर सकती हूँ? तो एम्पर कहता है नहीं ये बहुत ज्यादा रेयर मौका है, तुम रिलैक्स कर सकती हो, ठीक है अब जाओ रेस्ट करो। तो वो जल्दी से वहां से भाग जाती है। वो कहती है जी जी। तो एम्पर सोचता है देखा एक सेकंड ने लगाया और मेरी हेल्प किए बगैर यहाँ से भाग गई। लेकिन तब हमारी सिलीसिया तो बड़ी हैप्पी थी। वो कहती है वेकेशन टाइम, फाइनली मुझे रिलैक्स करने का टाइम मिला। वो सोचती है पूरा वक्त मैं तो अंडरकवर होकर उनके साथ फिर रही थी ना, लेकिन चलो अब तो हिज मैजेस्टी ने परमिशन दे दी है, अब मैं आराम से घूम फिर सकती हूँ।
पहले मुझे कहाँ जाना चाहिए? लेकिन तभी पीछे से बटलर कहता है एप्रेस कॉन्सर्ट सिलिसिया मैजरिन डी फैजा। वो कहती है क्या? तो बटलर कहता है अब यंग मास्टर यान फैजा वो काम कर रहे हैं तो फिर आपको कैसल मैं घुमा देता हूँ। मैं हूँ विल्फर्ड, मैं यहाँ का हेड बटलर हूँ। वो कहती है कि आप पूरे कैसल का टूर मुझे? वो कहता है जी जी बिल्कुल, क्योंकि आप हिज मैजेस्टी की मिस्ट्रेस है ना, इसी वजह से, और आपकी उनके साथ शादी हो चुकी है। वो कहती है अच्छा, लेकिन वो दिल में सोचती है एक बात तो मैंने अपने सफर में सीख ली है कि जब भी हिज मैजेस्टी मुझे एम्प्रेस कहते हैं ना तो उसका ये मतलब तो नहीं होता कि हम दोनों बिल्कुल एक कपल की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन बाकी सब लोग को ये गलतफहमी हो गई है और इसका मतलब है कि वो किसी ऐसे इंसान को यूज कर सकती हैं जो कि बहुत सारा काम करे। और बेसिकली मैं तो अपना काम करती हूँ ना, लेकिन मुझे खुद नहीं पता मैं इस पोजीशन पे कैसे आ गई हूँ, लेकिन जब भी मुझे कोई एम्प्रेस कहता है ना तो बस मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। और अब मैं इस घर की मिस्ट्रेस भी बन चुकी हूँ। तो तब वो बटलर के पीछे जा रही थी, लेकिन तभी वो सोचती है और इसके अलावा ऐसा भी नहीं है ना कोई सफर के दरमियान मैं और हिज मैजेस्टी क्लोज हो गए हैं। और तभी उसे याद आता है जब सफर के दरमियान उसने एम्पर के ऊपर वो कपड़ा डाला था तो एम्पर उसकी नींद खुल गई थी। वो कहता है तुमने इसको अच्छे से छुपाया, लेकिन अगली बार अगर मेरा डिस्गाइज वो बिल्कुल खत्म हो जाए ना तो मुझे जगा देना। वो कहती है अच्छा, लेकिन मुझे लगा था आप सो पाएंगे इसीलिए। लेकिन तब वो कहती है अरे हाँ योर मैजेस्टी, मैंने आपको देखा था जब आप सो रहे थे ना तो आपकी फायर रून की एनर्जी वो थोड़ी सी फेंट हो रही थी। क्या आप? तो एम्पर कहता है सिलिसिया। वो कहती है हाँ। तो वो कहता है मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं है, इस बारे में भूल जाओ, और बड़ा घूर के उसको देखता है। वो सोचती है डेफिनेटली हम लोग बिल्कुल क्लोज नहीं हुए। एम्पर तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद बटलर ने उसको कपड़े चेंज करवा दिए थे और वो तो बिल्कुल एक नोबल लेडी की तरह ड्रेसअप होकर आई थी। वो कहता है ये ड्रेस आपके लिए कंफर्टेबल है ना, है ना? तो वो कहती है बिल्कुल, ये तो बहुत ज्यादा वार्म है। वो कहता है अच्छी बात है क्योंकि यहाँ रैकिनोइस में बहुत ही ज्यादा ठंड है, और ये लेडी एथीना के मेडन इरा के ड्रेस है और आप पे ब्यूटीफुली सूट होते हैं। वो कहती है क्या लेट एम्प्रेस के ड्रेस? तो ये तो सच में क्या मेरे लिए पहना ठीक होगा? वो कहता है जी जी बिल्कुल, लेडी एथीना ये देखकर बड़ी खुश होंगी कि उनके बेटे की वाइफ ने इसको पहना है। वो सोचती है सबको गलतफहमी हो गई है, लेकिन हमारा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन तब बटलर कहता है ओ डेयर, मुझे लगता है कि अब मुझे उनको यंग मास्टर नहीं कहना चाहिए, और मैं तो पहले से उनको यंग मास्टर कहने का आदी हुआ हूँ इसी वजह से। तो हमान कहती है अच्छा, लेकिन तब वो उसको बाकी चीजें बता रहा था। वो कहता है यहाँ पर तो उन्होंने अपना पूरा बचपन गुजारा है और मेरे लिए तो वो यंग मास्टर यान है हिज मैजेस्टी की जगह, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा अमेजिंग चीजें भी हैं और ये तो रैकिनोस का प्राइड है, यहाँ पे ट्रायर भी है। तो तभी वो एक जगह पे रुकता है। वो कहता है अरे हाँ ये देखे। तो हमारी सिलिसा कहती है क्या? वो कहता है ये पहला पोर्ट्रेट है जो कि लेडी एथीना और उनके दोनों बेटों का था, और वहां पे एम्परर, उसका छोटा भाई और उसकी मॉम थे। तो तब हमारी उसको देखती है। वो कहती है वाह ये तो बचपन में कितना क्यूट था ना, लेकिन तभी बटलर तो रोने वाला हो गया था। वो कहती है तुम्हें क्या हुआ? वो कहता है लेडी एथीना और यंग मास्टर वो तो कितने लविंग थे ना, कितने अच्छे माँ बेटा थे, लेकिन जब लेडी एथीना गुजर गई ना तो पूरा का पूरा काम वो उनके बेटे के सर पे पड़ गया और यंग मास्टर यान फैजा सारा का सारा काम उनको ही करना पड़ा। लेकिन बाद में उन्होंने तलवार पकड़ ली। उन्होंने कहा कि मेरी मोम, उन्होंने फैजा की विक्ट्री के लिए प्रे किया था अपनी आखिरी सांस तक, तो अब उनका काम मैं संभालूंगा। तो हमारे सोचती है लगता है कि हिज मैजेस्टी अपनी मोम के बहुत ज्यादा क्लोज थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी मोम का जिक्र नहीं किया, तो मैंने कभी इसको इमेजिन नहीं किया था। लेकिन तभी वो उस पोर्ट्रेट की तरफ देखी जा रही थी और तभी वो सोचती है एक मिनट, हिज मैजेस्टी की आंखें क्या ये सच में ब्लू थी जब वो छोटे थे? और दूसरी तरफ एम्परर, उसने थोड़ा सा काम खत्म कर लिया था। वो सोचता है मुझे लगता है कि अर्जेंट काम खत्म हो गया है, लेकिन अब तो मैं सच में बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ। तो तभी उसको कुछ ख्याल आता है। वो सोचता है अरे हाँ मैं तो बटलर को वार्न करना भूल ही गया कि साशा को उस पोर्ट्रेट के पास ना लेके जाए, अगर उसने उस पोर्ट्रेट को देख लिया तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो तब वो दरवाजे के पास जाने लगता है, उसको खोलने लगता है, लेकिन तभी वो खोलते खोलते रुक जाता है। वो सोचता है नहीं मे बी ये बेटर हो, क्या मैं जाकर उसको सच बता दूं? लेकिन तभी जैसे वो दरवाजा खोलते ना तो सामने हमारा टोमा था। तो तब एम्प्रेस को देखता है। वो कहता है क्या? वो कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो मैं महल में छोड़ कर आया था ना। लेकिन थोड़ी देर बाद ही टोमा उसके साथ अंदर आ गया था। वो कहता है एम्पिरल लॉ के हिसाब से कोई भी पब्लिक ऑफिशियल मैं उससे जाकर सवाल पूछ सकता हूँ एक एम्पर के तौर पर, और अभी के लिए अभी का एम्पर मैं था और मैं अपने प्रॉक्सी को छोड़ आया हूँ क्योंकि तुमसे सवाल करना था। तो एम्प्रेस को देखता है। वो कहता है अच्छा तो इसका मतलब है कि तुम मुझसे सवाल करने के लिए आए हो क्योंकि तुम अपना सारा काम प्रॉक्सी पे छोड़ आए हो? वो कहता है जी जी बिल्कुल, और उसका प्रॉक्सी और कोई नहीं हमारी सिलिसिया का डैड था और उसके साथ ही बाकी काम करने के लिए मेडी खड़ा हुआ था। लेकिन तब एम्पर तो सर पकड़ लेता है। वो कहता है कितना रिडिकुलस है ना,
यूजीन, मैंने तुम्हें इसलिए अथॉरिटी नहीं दी थी ताकि तुम प्रॉक्सी पे काम छोड़कर मेरे पास आ जाओ, और मैंने ये सारा काम तुम्हें इसलिए दिया था ताकि तुम अपने रोल की रिहर्सल कर सको। वैसे भी ये एम्पायर तुम्हें ही मिलने वाला है, तो मुझे लगता है तुम इतने स्टूपिड नहीं हो जिसको ये समझ ना आया हो। तो तब हमारा यूजीन कहता है अच्छा तो ये है तुम्हारा तरीका। तो एम्पायर कहता है क्या? वो कहता है जब भी तुम्हें कोई टैलेंटेड इंसान नजर आता है तो तुम फोर्सफुली उसको अपने काम पे रखते हो और उसको तब तक ट्रेन करते हो जब तक वो अडाप्ट ना हो जाए। तुमने सबके साथ भी ऐसा ही किया था, है ना? असल में जिस इंसान को तुमने एम्पर का प्रॉक्सी यूज किया था ना, वो कोई और नहीं आइजैक मैजरिन था, वार हीरो और सुप्रीम कमांडर। लेकिन जब मैं आ गया जो कि एम्पर के रोल के लिए बिल्कुल फिट बैठता था और मेरी ब्लड लाइन भी मैच होती थी, तो तुमने ये काम मुझे दे दिया, है ना? लेकिन ये सब कुछ सलीसिया के साथ मत करना। तो एम्पर कहता है क्या? वो कहता है अच्छा तो तुम्हें सलीसिया की फिक्र हो रही है, तुम तो सच में उसके प्यार में डूब चुके हो, है ना? तो तब यूजीन कहता है बिल्कुल गलत, असल में मुझे उसकी फिक्र हो रही है, लेकिन कम से कम तुम्हें उसकी इतनी तो फिक्र होनी चाहिए ना कि तुम उसे अपनी बॉडी के बारे में सच बता दो। मैंने सुना था कि तुम उसके साथ न्यूलीवैड कपल के तौर पर घूम रहे हो, लेकिन वो तुम्हें पता है ना कितनी काइंड हार्टेड और प्योर है। अगर तुम उसको ये सब कुछ बता दोगे तो वो बहुत ज्यादा शॉक होगी, और तुम्हें लगता है कि इस पेन की वजह से सिलिसिया सफर करेगी, इसी वजह से तुम उसे बता नहीं रहे। तो एम्प्रर वो कहता है तुम कुछ ज्यादा ही दखल अंदाजी कर रहे हो। जैसे कि मैंने कहा था, मैं सिलिसिया मैजरिन को सिर्फ एम्प्रेस का रोल करने के लिए लेके आया था, और चाहे कुछ भी हो जाए वो कैसा फील करती है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा यूजीन कहता है अच्छा अगर तुम्हें सच में फर्क नहीं पड़ता तो जब सिलिसिया के फर्स्ट डांस की बारी आई थी तो फाउंडिंग बाल वाले दिन तुमने मुझसे स्वॉर्ड फाइटिंग की गई थी। तो एम्पर वो कुछ बोल नहीं पाता। तो हमारा यूजीन कहता है हम दोनों को उस वक्त जस्टिफिकेशन की जरूरत थी, अगर तुम वापस से उसी चीज पे नहीं जाना चाहते तो मेरे साथ मैच करो जैसे कि हमने पहले किया था। और मैंने सुना था कि यहाँ पर एनुअल स्पेयर टूर्नामेंट हो रहा है जो कि जल्दी होने वाला है, और अगर तुम जीत गए तो मैं अपना मुंह बंद रखूंगा और चुप रहूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो प्रॉमिस करो तुम सिलिसिया को हर एक चीज बता दोगे। तो एम्पर कहता है अच्छा तुम्हें लगता है कि फाउंडिंग फेस्टिवल में तुम मुझसे हार गए थे तो तुम्हें एक और मैच खेलना है? तो हमारा यूजीन कहता है बिल्कुल मुझे खेलना है, वैसे भी जो वेपन इस बार मैं यूज करने वाला हूँ ना वो है स्पेयर। तो तभी दूसरी तरफ हमारी हीरोइन को स्पेयर टूर्नामेंट के बारे में पता चल गया था। वो कहती है स्पेयर टूर्नामेंट? तो तब बटलर कहता है जी जी बिल्कुल माय लेडी, ये रेकिनोइस में स्पेयर आर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा मशहूर टूर्नामेंट होता है और एनुअल स्पेयर टूर्नामेंट में फॉरेनर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारी कहती है सच में? वो कहता है बिल्कुल आप बहुत ज्यादा लकी हैं क्योंकि इस साल जो जीतेगा ना उसको ये मिलेगा, जरा ये देखे इस साल का प्राइज ये है, ये हेलमेट और ये स्पेयर, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमारी उसको देखती है, वो कहती है वाह ये कितने प्रिटी है ना, ये देखो सही ये हेलमेट कितना औसम लग रहा है, इस पे कितना एंटीक पैटर्न बना हुआ है, और ये वेपन ये तो कितना औसम है ना। तो तबरलर सोचता है ये तो वेपन को देखकर खुश हो रही हैं, ये तो सच में फाइन मिस्ट्रेस बनने के काबिल हैं। लेकिन तब वो कहता है अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी टेरिटरी के नाइट ऑर्डर क्या काम करते हैं। तो हमारी सिलसिला वहां जा रही थी कुछ खाते हुए, लेकिन तभी उसको माउंटेन नजर आता है। वो कहती है विल्फर्ड ये जगह ये माउंटेन क्या इसके बारे में कुछ स्पेशल है? तो वो कहता है जी जी बिल्कुल, ये माउंटेन तो बहुत ज्यादा डेंजरस है तो इसके पास मत जाइएगा, ठीक है? और वैसे इसका आल्टीट्यूड इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सुना था कि बहुत सारे लोग यहाँ पे गायब हो जाते हैं, तो प्लीज यहाँ पर रह के सेफ रहिएगा माय लेडी। लेकिन जैसे वो पीछे देखते हैं ना तो हमारी सिलिसिया वहां से गायब थी। वो कहता है माय लेडी, लेकिन तब तो हमारी हीरोइन भाग चुकी थी। वो कहता है मिस्ट्रेस कहाँ गई यहाँ पर? लेकिन दूसरी तरफ हमारी हीरोइन उसी माउंटेन पे जा रही थी जहाँ पे उसको जाने से मना किया गया था। वो सोचती है फाइनली मैं यहाँ पे पहुंच ही गई, लेकिन ये जगह तो बहुत अजीब लग रही है, मैंने पहले कभी भी इस जगह को नहीं देखा, लेकिन फिर भी ये फैमिलियर लग रही है, ऐसा लगता है कोई चीज मुझे यहाँ पे खींच रही है। तो तभी वहां पर एक बटरफ्लाई आती है उसके पास, तो हमारी सिलिसिया उसको देखती है। वो कहती है एक बटरफ्लाई? तो वो बटरफ्लाई कहती है क्या तुमने मुझे देख लिया? तो हमारी हीरोइन कहती है एक मिनट तुम बात कर सकती हो, लेकिन आखिर तुम हो कौन? तो वो बटरफ्लाई कहती है क्या एक इंसान मेरी आवाज सुन सकता है? तो हमारी कहती है अच्छा तो पहली बार किसी इंसान ने तुम्हारी आवाज सुनी है, क्या तुम कुकस और सुमा के हाइब्रिड हो? तो तब वो बटरफ्लाई कहती है कुकस? तो हमारी कहती है हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो बटरफ्लाई कहती है अच्छा तो मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं पहचाना, बाकी सारे के सारे भी इधर आ जाओ, तुम तो आशा के डिसेंडेड हो ना, है ना? तो हमारी कहती है क्या आशा की? वो कहती है हाँ बिल्कुल मैं हूँ, लेकिन तुम लोग कौन हो? तो वो बटरफ्लाइज कहती है हम स्पिरिट हैं। असल में जब कुकस और आशा ने अपनी जमीन इंसानों को दे दी ना तो माना अर्थ का वो थोड़ा थोड़ा करके कम हो गया, तो बाकी के सारे बीस्ट वो अपना रोल खत्म करके स्पिरिट रैले में पहुंच गए, लेकिन अभी सिर्फ हम लोग ही बचे हुए हैं और अभी सिर्फ यहाँ पर हम जैसी तितलियां ही हैं। लेकिन ये जगह इसको रेकिनोइस कहते हैं और ये जगह ये तो शुरू से लेकर अब तक बिल्कुल ऐसी ही है और यहाँ पे बहुत कुछ हो चुका है। तो तब हमारी हीरोइन बटरफ्लाई को हाथ लगाने लगती है। वो कहती है अच्छा मुझे पुरानी कहानियों के बारे में नहीं पता,
लेकिन तुम तो कुकर्स की तरह लगते हो या मेरी मॉम की तरह, है ना? तो वो बटरफ्लाई कहती है बिल्कुल, तुम बिल्कुल आशा की तरह हो। तो हमारन कहती है अच्छा, मैंने कभी अपनी मॉम को नहीं देखा। तो बटरफ्लाई कहती है सच में? हमारन कहती है बिल्कुल, जब मैं मॉम की बॉडी में थी ना तो मॉम की बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो गई थी और जब मैं पैदा हुई तो वो वापस से स्पिरिट वाले में पहुंच गई, यही मैंने सुना था। तो वो बटरफ्लाई कहती है अच्छा, तो क्या तुम उसको देखना चाहोगी? हमारन कहती है कि यार तुम मुझे मॉम को दिखा सकते हो। वो कहती है ऑफ कोर्स। लेकिन तभी वो सारी की सारी बटरफ्लाईज हमारी हीरोइन के इर्द गिर्द फैल रही थी। वो कहती हैं बिल्कुल, क्योंकि आशा और तुम्हारे फादर वो पहली बार यहीं पर इस फॉरेस्ट में मिले थे और तभी हमारी हीरोइन वो तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बन गई थी। तो तभी वो बटरफ्लाईज कहती हैं हम तुम्हें हमारी मेमोरीज दिखाते हैं। लेकिन तभी वहां पर कोई आता है जिसके लाल बाल थे बिल्कुल हमारी सिलेसिया की तरह। वो कहता है ओहो, मुझे लगा था पता नहीं यहाँ पर क्या होगा, लेकिन ये तो बस एक आम सा जंगल है जहाँ कुछ स्पेशल नहीं है। आखिर सारे के सारे सोल्जर्स यहाँ पे गायब क्यों हो जाते हैं? लेकिन तभी हमारी उसको देखती है, वो कहती है क्या ये कौन खड़ा है यहाँ पर? लेकिन तभी उसकी आवाज जो निकल रही थी ना तो उसको महसूस ही नहीं हो रही थी। वो सोचती है एक मिनट, मेरी बॉडी भी गायब हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं पास्ट में आ गई हूँ और यहाँ का मौसम भी बिल्कुल बदल गया है। तो इसका मतलब है कि मैं स्पिरिट्स की मेमोरी में आई हूँ। लेकिन अगर ऐसा ही है तो इसका मतलब है ये इंसान जो मेरे सामने खड़ा है ये कोई और नहीं, मेरा डैड ही है ना? तो इसका मतलब है कि मेरे डैड पहली बार मोम से यहाँ पे मिलेंगे इस जंगल में और मैं इस सबको खुद विटनेस करूंगी। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। स्टे सेफ, बाय बाय।